हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स प्रारंभ कर रहे हैं। यानी कि करंट अफेयर्स की कक्षाएं आज प्रारंभ हो रही हैं और ये करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस 2020, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016-2020, खंड शिक्षा अधिकारी यूपीएससी और इसके अलावा जो भी अन्य एक दिवसीय परीक्षा है जैसे कि भी लेखपाल की परीक्षा आ रही है, ठीक है, तो वहां पर भी काम करेगा। या जो भी और परीक्षाएं हैं वहां पर ये करंट अफेयर्स सामूहिक रूप से बहुत ही लाभप्रद होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि ये सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आए और जो हमारा मेन फोकस होगा वो सिविल सेवा की परीक्षाओं पर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा सिविल पढ़ा है और पढ़ाया है, तो हमारा ये लोक सेवा आयोग का अनुभव रहा है पिछले कई सालों का कि करंट अफेयर्स कहां से कितना पूछा जाता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने साल का आता है, कितने महीने का पूछा जाता है, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, कौन से सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आपको हम ऐसा मटेरियल देंगे कि आप देखेंगे कि कम से कम 90 to 95% करंट अफेयर्स आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना करके हम आपको इतना सारा करंट पढ़ा देंगे, यानी कि लगभग 400-500 प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ जुड़ जाएगी, आपकी कॉपी में लिखी होगी। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे प्रश्न A to Z आपकी कॉपी से आए हुए हैं, अर्थात हमारे लेक्चर से आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन करंट की कक्षाओं को आप स्पेशली कॉपी बना करके उसमें नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, रिविजन करते जाइए। कुछ जरूरी बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा डिक्टेट करेंगे, आप उनको नोट करते जाइए। तो हर टॉपिक के बारे में अच्छा खासा आपके पास एक मटेरियल होगा, जिससे कि प्रश्न सारे के सारे वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। कितने साल का पढ़ना है, तो हमको लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना, अर्थात हम जून जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स शुरू करेंगे और अब तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो और परीक्षा में अक्सर देखा भी गया है कि लगभग पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ही अक्सर पूछा जाता है, वो भी सिविल सेवा की परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपकी करंट अफेयर्स में पूरी नैया पार लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम प्रश्न हमारे वीडियो से, आपके नोट से सही हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हम टॉपिक की। और एक बात और आपको बता दूं कि जो इसका पीडीएफ है, तो पीडीएफ देखिए मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि या कोई टाइपिंग की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। तो मैं जो भी नोट्स वगैरह बनाता हूं और उसी को यहाँ पर बोर्ड पर लिख के पढ़ाता हूं, ठीक है। और चाहे तो आप मैं स्क्रीनशॉट भले ही आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास देखेंगे, हालांकि यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन हमें आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ब्लर करता हो ना दिखता हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें सिर्फ सुनिए, आवाज तो प्रॉपर आ रही ना, सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आप देखेंगे आपका एक बेहतरीन नोट्स बन गया है बिना कुछ किए। यानी कि आपको 4-6 मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ मेरा वीडियो पढ़िए और मैं आपको इतना सुपीरियर कंटेंट दूंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। ये 3-4 मैगजीन का निचोड़ है, जो भी बहुत ही स्टैंडर्ड मैगजीन आती है, जैसे दृष्टि है, क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है, योजना कुरुक्षेत्र है, विज्ञान प्रगति है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है, आउटलुक है। तो इन सारी मैगजीन का ये निचोड़ है, ठीक है, बहुत ही सुपर कंटेंट है ये। और यहीं से आज जो है आप देखेंगे अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। डीपी एडुकेटर के नाम से आप सर्च करेंगे या डीपी सिंह सर के नाम से सर्च करेंगे, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं के जो मैटर है या वीडियो है वो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम जो चैनल हमारा है बहुत कम ग्रो कर रहा है इस समय, आप लोग देख ही रहे होंगे कि सब्सक्राइबर संख्या बहुत कम बढ़ रही है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना, कि 1-2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ही सबका है ये सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है, हम सबका है। तो मिलकर इसको अगर आगे ले जाएंगे तो एक अच्छी स्थिति हम लोग होंगे और सारी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग आराम से यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर ये करंट अफेयर्स का, जो इसका पहला टॉपिक है वो है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। यानी कि मेट्रो, आपका नाम सुना, जो मेट्रो ट्रेन चलती है, दिल्ली में चलती है, लखनऊ में चलती है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन का आपने सुना होगा। और मेट्रो आपने ये भी सुना होगा कि जो मेट्रो है ना वो मतलब जो है ऊपर चलती है, ठीक, जो रोड होता है उसके ऊपर बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं तो ऊपर चलती है।
और जहां पर ऊपर जाने की जगह नहीं होती है तो वो अंडरग्राउंड भी निकाली जाती है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली मेट्रो भी, लखनऊ मेट्रो भी है, अंडरग्राउंड कई जगह है ना। तो इस तरह आपने देखा होगा। लेकिन ये देश की ऐसी पहली मेट्रो है जो कि पानी के नीचे से होके गुजरेगी। ठीक है, अंडर, ये जमीन के अंदर नहीं है, ये पानी के नीचे से होकर गुजरेगी। तो मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जो कोलकाता मेट्रो है, तो उसका निर्माण हो रहा है, तो उसकी लगभग 500 मीटर लंबी जो जगह है वो पानी के नीचे से होकर के गुजरेगी। ठीक है, यानी कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बन रही है। ठीक है, ये हुगली नदी जो गंगा की, आपको पता है सहायक नदी है, ठीक है, हुगली, तो इसके नीचे से जो नदी है, उसकी नदी गहराई है, पानी इतना पानी, उसके नीचे से ये सुरंग निकाली जाएगी। ठीक है, और पानी के नीचे इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 520 मीटर होगी, और इसको पार करने में वो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, क्योंकि मेट्रो की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इस मेट्रो परियोजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है। ठीक है, तो ये देश की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो पानी के नीचे से होकर के गुजरेगी, और उस मेट्रो का नाम है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, ये थी पहली खबर। दूसरी बात करते हैं, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। ठीक है, यानी समुद्री वस्तुओं से, समुद्री क्रियाकलापों से संबंधित चीजें वहां पर इकट्ठी की हैं, म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। तो कहां पर बनाया गया है? ये गुजरात में है, सौराष्ट्र तट पर लोथल में बनाया गया। ठीक है, आपको पता है कि लोथल एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा खुदाई में इसका पता चला था, और ये लोथल सामुद्रिक गतिविधियों के लिए, यानी कि इसको गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता था, जहां पर जो है जो पानी वाले जहाज वगैरह थे, पनडुब्बी, तो वहां पर उनको बनाया जाता था, उनकी मरम्मत की जाती थी। ठीक है, यानी कि जो सामुद्रिक गतिविधियां थी उनका केंद्र था लोथल। कहां पर है? गुजरात में है, सौराष्ट्र तट पर है, और ये हड़प्पा स्थल है। तो लोथल में ही ये भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, और ये भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के सहयोग से बनाने का फैसला लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुजरात के लोथल में तो ये बनेगा क्या, आपका समुद्री संग्रहालय बनेगा, और भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के सहयोग से ये बनने वाला है। ठीक है, ये सामुद्रिक गतिविधियों का केंद्र था कौन? लोथल। ठीक है, अगला है कचरे से ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, यानी जो कचरा है, चाहे प्लास्टिक कचरा हो, चाहे वो ई कचरा हो, ठीक है, तो इस कचरा से ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, एक जो है भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए एक सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया है, और जो इसकी प्रतिदिन निपटान क्षमता होगी वो होगी 500 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 500 किलोग्राम कचरे को ये विभिन्न जो है बाई प्रोडक्ट में या विभिन्न अन्य प्रोडक्ट में बदल सकता है, या 500 ग्राम कचरे का संसाधन कर सकता है। ठीक, जिसमें कि प्लास्टिक भी शामिल हो सकती है और ई कचरा भी शामिल हो सकता है। ठीक है, ई कचरा क्या होता है? जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल खराब हो गया, उसको फेंक दिया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सब खराब हो गए, उनको फेंक दिया, तो ये क्या है? ये ई कचरा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर खराब हो गया, बिल्कुल किसी काम में नहीं है, अब उसको फेंकना ही फेंकना है, तो क्या है? कचरा है। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया, ई कचरा हो गया। और साथ ही प्लास्टिक, तो प्लास्टिक और ई कचरा मिलाकर के 500 ग्राम अपशिष्ट को प्रतिदिन संसाधित कर सकता है। और ये जो है पॉलीक्रैक तकनीक के माध्यम से, ठीक है, पॉलीक्रैक तकनीक क्या होती है? इसमें विभिन्न प्रकार के कचरा को ईंधन में, गैस में, कार्बन में और पानी में बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो भी कचरा है तो इस कचरा को संसाधित किया जाएगा। इस तकनीक को कहा जाता है पॉलीक्रैक तकनीक। और इस पॉलीक्रैक तकनीक क्या था कि विभिन्न प्रकार के कचरा को ईंधन में, गैस में, पानी में और कार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, ये कहां पर है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। विश्व की बात हो रही, देश की नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक, यानी जिसके ऊपर से रेल गुजरने वाली है, ये मणिपुर के तामेंगलोंग, ठीक, क्या लिखा है? तामेंगलोंग जिले में आयरिंग नदी पर बन रहा है। नदी का नाम क्या है? ये वहां की स्थानीय नदी है, आयरिंग नदी है। ये मणिपुर के
तामेंगलोंग जिले में पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर जो रेल का कार्य चल रहा है, मतलब कि रेल जो लाइन बिछाई जा रही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, क्योंकि बीच में ये आयरिंग नदी बन रही है और ये नदी काफी गहरी है, तो इसके ऊपर एक स्टील का पुल बनाया जा रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे गाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरिंग नदी के ऊपर कामलेंग जिले में एक रेलवे का पुल बन रहा है, और इस जो पुल की लंबाई है वो कितनी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर लंबा है, और जो ऊंचाई होगी वो 141 मीटर है। नहीं, जो ऊंचाई यानी कि जो भूमि तल से और ऊपर तक जहां रेल चलेगी वो 141 मीटर ऊंचा है, यानी कि लगभग 33 मंजिला अगर मकान हो तो उतनी ऊंचाई का ये पुल बनने वाला, इतने ऊपर ये रेल चलेगी यहाँ पर। ठीक है, और जो अभी तक विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है, वो एक यूरोपियन देश है बेलग्रेड, और बेलग्रेड पुल का नाम है बेलग्रेड वार रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये यूरोपियन देश है बेलग्रेड। तो यहाँ पर अभी तक का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 139 मीटर है। ठीक है, और आयरन नदी पर जो बन रहा है उसका कितना होगा, 141 मीटर। तो अब ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो जाएगा कहां पर, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयरिंग नदी पर बन रहा है। 141 मीटर ऊंचा, लगभग 33 मंजिला इमारत के ऊंचाई के बराबर होगा। लंबाई इसकी होगी कितनी, 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कब, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, और विभाजन करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। पहले का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख होगा। और अभी चूंकि ये एक राज्य था, इसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, हालांकि और साथ ही साथ इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, 370 के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, डेट याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित, पूरा आर्टिकल ही था, लेकिन हमने सिर्फ उन बातों को यहाँ पर संग्रहित किया है जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है या जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल बनाए गए GC मुर्मू। ठीक है, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, ये पूछने वाली बात है। और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें क्या होगा, विधानसभा होगी और मंत्री परिषद भी होगी और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर चुने जाएंगे। ठीक, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। और जो अभी तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, वैसे नॉर्मली 5 वर्ष है, सभी राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल अभी तक 6 वर्ष हुआ करता था, इसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि सामान्य राज्यों की तरह अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। और जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है वो अभी उर्दू थी, तो उसको बदल करके क्या गया, हिंदी कर दिया गया है। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, ये सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि लद्दाख में सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, लद्दाख में चुनावी विधानसभा भी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। वहां पर जो उपराज्यपाल होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये थी जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ जरूरी बातें। अगली है केरल की नन को संत का दर्जा। ठीक है, देखिए नन क्या होता है, नन जो क्रिश्चियन जो धर्म रिलीजन है, तो उसमें जो संत होते हैं मतलब काफी पुराने हो जाते हैं या मतलब उनको कुछ विशेष ज्ञान हो जाता है, तो उनको मतलब एक उपाधि दी जाती है। ठीक, संत की, नन की। ठीक है, और मतलब इसके आगे कई सारी उपाधियां हैं, पोप हैं। ठीक है, तो केरल के त्रिशूर जिले की निवासी है ये, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका नाम है सिस्टर मरियम थ्रेसिया। ठीक है, क्या नाम है, सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सिस्टर मरियम थ्रेसिया केरल के त्रिशूर जिले की रहने वाली हैं, दिवंगत है, इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनको अब संत का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है,
जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, पोप प्रथम यानी पोप फ्रांसिस ने ये उनको दर्जा प्रदान किया है, हाल ही में दिया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारत का सबसे बड़ा चरखा, भारत का सबसे बड़ा चरखा। तो ये 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? नोएडा में किया गया। और केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन नोएडा में किया। ठीक है, खासियत क्या है कि ये 1250 किलोग्राम अपशिष्ट प्लास्टिक से बना हुआ। ठीक, जो प्लास्टिक कचरा था उस कचरे से इसको बनाया गया और उसका वजन है 1250 किलोग्राम अपशिष्ट प्लास्टिक से ये बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा चरखा है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी चरखा से संबंधित थे, सूत काटने का मतलब वो खादी उनका पहचान था बेसिकली, तो इससे संबंधित रहा है। अगला है देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरे राज्य में हर गांव में हर घर में लाइट पहुंच चुकी है, विद्युतीकरण हो गया है। और ये हुआ है सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 25 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुरुआत किया था, सौभाग्य योजना का। तो तेलंगाना पहला राज्य है जिसका पूरा राज्य ये विद्युतीकृत हो गया है। और इसका जो सर्वाधिक विद्युतीकृत जिला है वो है महबूब नगर। ठीक है, महबूब नगर जिले में लगभग 1,60,000 कनेक्शन लगभग दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा इस जिले में हुआ है। आगे देखते हैं, देश खुले में शौच से मुक्त घोषित। ठीक है, ODF ये घोषित हो गया है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर साबरमती रिवर फ्रंट पर एक समारोह हुआ था। देश विदेश के यहाँ पर जो है बहुत सारे अतिथि शामिल हुए थे, सफाई कर्मी और विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे। मोदी जी वहां पर थे और तो वहां पर एक समारोह हुआ था गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर। और मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। कब? 2 अक्टूबर 2019 को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है। ठीक है, और इसी अवसर पर गांधी जी के याद में एक डाक टिकट जारी किया गया है और साथ ही 150 रुपए का यानी 150 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। और लक्ष्य घोषित किया गया है कि वर्ष 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। ठीक है, जो हम लोग जो पॉलीबैग्स सब्जियां वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, यानी कि सब्जी लाए उसको फेंक दिया तो उसको कहते हैं सिंगल यूज, मतलब कि उसको दोबारा यूज ना किया जाए। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त 2022 तक ये संकल्प लिया गया कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। ठीक है, डेट याद रखिएगा, ईयर कब तक? 2022 तक। ठीक है, इसके बाद एक स्थान पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री पर रोक लगा दी है। ये 7 नवंबर 2019 को आदेश जारी किया गया था। और अगले 1 वर्ष के लिए ना तो गुटखे पान मसाले का उत्पादन होगा, ना कोई भंडारण कर सकता है, ना कोई वितरण कर सकता है, ना कोई बिक्री कर सकता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने ये लागू कर दिया है। और इससे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार पहले ही इस पर रोक लगा चुके हैं। ठीक है, तो इसी जमात में राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया। तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में ऐसा किया है, तो पश्चिम बंगाल को आप जरूर याद रखिएगा। अगला है भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस। ठीक है, चर्चा में बहुत रही, आपने सुनी भी होगी, अब तो दूसरी भी चल चुकी है। तो ये पहली जो निजी ट्रेन है ये लखनऊ से दिल्ली के बीच चलेगी। और 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ जंक्शन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। ठीक है, योगी द्वारा इसको रवाना किया गया और इसका जो संचालन है वो IRCTC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो इसका ट्रेन नंबर है वो है 00501, कभी पूछ देता है। ठीक है, 00501। और अंतिम खबर है देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग। ठीक है, देखिए देश में सुरंगें तो बहुत बनी है, ठीक है, जैसे रोड सुरंग है या रेलवे सुरंग है, ठीक है, लेकिन वो विद्युतीकृत नहीं, मतलब उनके अंदर विद्युत नहीं है, मतलब कि लाइट वगैरह नहीं जल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर सप्लाई नहीं है। लेकिन ये देश की पहली ऐसी सुरंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युतीकरण यानी कि लाइट वगैरह जलेगी। ठीक है, ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। 2 स्थान है, चेरलोपल्ली और रापुरी।
चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच में जो विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाई गई है, इसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है और ये न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का उपयोग करके घोड़े की नाल के आकार में बनाएगी। ठीक है, ये स्पेशल एक टेक्निक है, हमने घोड़े की नाल देखी होगी, तो इस आकार की ये सुरंग बनी हुई है और इस न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का इस्तेमाल किया गया है, घोड़े के नाल की आकार बनाई गई है। देश की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग है आंध्र प्रदेश राज्य में चेरलोपल्ली और रापुरू स्थान के बीच में, लंबाई इसकी है 6.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थी आज के टॉपिक की महत्वपूर्ण चीजें, पूरी क्लास आपने देखी। मुझे लगता है कि आप अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाए तो 15 से 20 प्रश्न आराम से आपको बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़िए, बाकी मैं आपकी बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। करंट अफेयर्स की सीरीज चला देंगे। ठीक है, तो हम सीरीज पे आपको पोस्ट कर दिया करेंगे, तो वहां पर आप सही आंसर लगा के हमको बताएंगे। ठीक है, और अगले दिन आपको हम आंसर बता दिया करेंगे। तो अभी आप पहले 2-4 लेक्चर पढ़ लें, फिर मैं सीरीज बनाऊंगा, आपको सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो गलत ना हो। ठीक है, बाकी संविधान की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, आपको पता ही है। तो ये दोनों कक्षाएं संविधान और करंट अफेयर्स की एक साथ चलती रहेंगी और जैसे भी कोई टॉपिक खत्म होगा तो नया टॉपिक उठा लिया जाएगा। और आप देखेंगे जब तक आपकी परीक्षा आएगी, चाहे पीसीएस हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका होगा और आप एक बेहतर स्थिति में होंगे और अधिकतम प्रश्न आप करके आएंगे और प्री भी पास करेंगे, मेंस भी पास करेंगे और आप अधिकारी बन के रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मिलता अगली वीडियो में। नमस्कार।